पाएंगे और संजोए रख पाएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और आज हमारे बीच में मेरा व्याख्यान शुरू करूं उसके पहले एक दो छोटी छोटी बातें भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। सामान्य रूप से दो शब्द होते हैं जिनको हम अक्सर अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं, एक संस्कृति, दूसरा सभ्यता। हम जब ये संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो कई बार हमें खुद भी स्पष्ट नहीं होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों एक नहीं है। अगर एक होते तो दो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। सभ्यता कुछ अलग चीज है, संस्कृति कुछ अलग चीज है। सभ्यता और संस्कृति का अंतर अगर हमें मालूम है तो भारत हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर सभ्यता संस्कृति का अंतर नहीं मालूम तो भारत को समझने में तकलीफ होगी, और भारत समझ में नहीं आता। अगर मेरे साथ मंच पर मैं कोई ऐसी महिला का चित्र प्रस्तुत करूं जिसकी साड़ी देखकर आप बता सकें कि ये महिला कहां की है, तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यहां पर कोई मराठी महिला खड़ी है, तो उसकी साड़ी का बांधने का जो स्टाइल है वो आप समझते हैं किस तरह का है। इसी मंच पर एक बांग्ला महिला है, बंगाल की महिला है, आप उसकी साड़ी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बांधने का तरीका क्या है। इसी मंच पर कोई आसाम की महिला है, उसकी साड़ी बांधने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा कि ये आसाम की है। इसी तरह से मान लीजिए पंजाबी महिला है कोई पंजाब की, उसकी साड़ी का जो बांधने का तरीका है वो आपको बता देगा कि ये पंजाब की है। गुजरात की कोई महिला हो, मतलब ये है मेरे कहने का कि भारत के किसी भी राज्य की महिला की साड़ी बांधने का तरीका देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य की है। तो ये जो साड़ी बांधने का अलग अलग तरीका है, पंजाब का एक तरीका है, गुजरात का एक तरीका है, महाराष्ट्र का एक तरीका है, बंगाल का दूसरा है, आसाम का तीसरा है। साड़ी बांधने का जो तरीका है ये संस्कृति है, और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं, बंगाल का एक, मैंने आपसे कहा, महाराष्ट्र का एक, आसाम का एक, पंजाब का एक, गुजरात का एक, जो सभी में कॉमन है वो एक ही है, वो सभ्यता है। एक और उदाहरण देता हूं तो और जल्दी समझ में आएगा। अगर यहां मंच पर कोई पुरुष खड़ा है और उसने मारवाड़ी पगड़ी बांधी हुई, तो आप देख के बता देंगे कि ये मारवाड़ का है। उसी के पड़ोस में एक और कोई भाई खड़ा है जिसने मेवाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तो आप पगड़ी देखकर बता देंगे कि वो मेवाड़ का है। इसी तरह से अगर कोई तीसरा भाई खड़ा हुआ है और मान लीजिए उसने काठियावाड़ी पगड़ी बांधी हुई है, तुरंत आप देख के बता देंगे ये काठियावाड़ी है। तो ये जो पगड़ी बांधने के अलग अलग तरीके हैं, ये संस्कृति है। पगड़ी जो है वो सभ्यता है, ठीक है। तो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से थोड़ी ऊंची होती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सभ्यता जो है वो संस्कृति को धारण करती है। सभ्यता कॉमन है, वो सभी में है, संस्कृति स्थानीय है, अलग अलग है। इसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषा इसकी बनेगी, सभ्यता एक जैसी होती है पूरे राष्ट्र की, वो अंतर नहीं करती। संस्कृति राष्ट्र के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। एक और उदाहरण देता हूं। अगर यहां कुछ हम संगीत का कार्यक्रम आयोजित करें, मारवाड़ी है या मेवाड़ी है लेकिन है राजस्थान, थोड़े दिन के बाद वो धुन बदल दे और आप कहें अरे ये तो असमिया है, क्योंकि बिहू की थाप इसमें है। फिर थोड़ी देर के बाद वो धुन बदल दे तो आप कहेंगे ये तो कन्नड़ है, कर्नाटक का है। तो ये जो अलग अलग गीत एक ही हो सकता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी धुनें बदल सकती है। एक ही गीत हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। और एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए। अगर मान लीजिए यहां भोजन की व्यवस्था है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, आपने पूरी खाई है या पराठा खाया है या रोटी खाई है
या तंदूरी रोटी खाई, या रूमाली रोटी खाई, या हाथ की बनाई हुई रोटी खाई, ये सब रोटियों को खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये किस क्षेत्र के आदमी की बनाई हुई है। या मिठाई है, मिठाई देखते ही खाते ही आप पहचान लेंगे कि ये तो लगता है जोधपुर वाले किसी ने बनाई है। हो सकता है मिठाई में जलेबी हो तो वो आप कहेंगे यार ये तो जयपुर स्टाइल की जलेबी है, कोई कहेगा ये जोधपुर वाली जलेबी है, कोई कहेगा ये बीकानेरी है, कोई कहेगा ये नागपुर वाली है। तो ये जो बीकानेरी, जोधपुरी, नागपुरी, ये तो सब संस्कृति हो गई, और वो जो जलेबी है वो कॉमन, वो सभ्यता है। वो पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक जलेबी मिलती है, पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक रोटी मिलती है। रोटी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जवारी की रोटी यहां महाराष्ट्र में खाएंगे वो एक तरीके की है, वही कर्नाटक में खाएंगे तो बिल्कुल दूसरे तरीके की। तो भारत की सभ्यता तो एक है, संस्कृतियां इस देश में क्षेत्र के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इलाके के हिसाब से विकसित हुई। एक क्षेत्र की संस्कृति एक हो सकती है, दूसरे क्षेत्र की दूसरी हो सकती है। और एक उदाहरण दो, मान लीजिए कोई राजस्थानी परिवार है, आप उसमें प्रवेश करते हैं तो कहेगा पधारो साहब, आओ, स्वागत आपका करेगा। तो वो स्वागत करते हुए जो दो शब्द बोलेगा, वो शब्दों को तुरंत पहचान के आप कहेंगे यार ये तो राजस्थानी परिवार है, ठीक है। और आप जब जाएंगे तो फिर कुछ बोलेगा, फिर से आना, पधार जो, फिर से आना, ऐसा कुछ बोलेगा। तो शब्दों के बोलने मात्र से अंदाजा लग जाता है कि ये परिवार राजस्थान का है। ठीक इसी तरह से शब्दों मात्र से बोलने से पता चल जाएगा ये कन्नड़ परिवार है, ये तेलुगु परिवार है, ये तमिल परिवार है। तो ये जो अलग अलग शब्दों का उच्चारण है ये संस्कृति है, लेकिन अभिवादन जो है वो सभ्यता है, वो कॉमन है सब में। अतिथि का स्वागत करना ये सभ्यता का हिस्सा है। वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक ही है, लेकिन स्वागत करने के तरीके जो हैं अलग अलग, वो संस्कृति का हिस्सा है। 3-4 उदाहरण दिए, बात समझती है आपको। तो हम बात करते हैं अब संस्कृति की और थोड़ी सी सभ्यता की, क्योंकि सभ्यता की बात पहले करनी पड़ती है, तब संस्कृति समझ में आती है। सभ्यता जो है, मैंने आपसे कहा एक होती है, संस्कृति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब भारत की सभ्यता की बात करें, जिसमें से भारत की संस्कृति निकली है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचने की कोशिश करें कि सभ्यता पहले है या संस्कृति, मुर्गी पहले है कि अंडा, वही प्रश्न। तो निश्चित रूप से उदाहरण अगर आपके समझ में आएगा तो आप कहेंगे सभ्यता पहले है, संस्कृति उसके हिसाब से निकलती रहती है। तो सभ्यता किसी भी समाज की या किसी भी देश की एक होती है और वो पहले होती है, संस्कृति उसमें से निकलती चली जाती है। ये है महत्व की बात। तो भारत की सभ्यता एक है और भारत की संस्कृतियां स्थानीय स्तर पर अनेक हैं। अनेकता में एकता, ये जो बार बार आप सुनते हैं ना, इसका मतलब यही है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में सभ्यता एक ही है। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी वाला जो टर्म है वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और डाइवर्सिटी जो है वो संस्कृति। और एक उदाहरण देता हूं और आसान हो समझने के लिए। आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे, गांव में, तो आप देखेंगे कि कोई किसान है वो हल चला रहा है। हल अगर आप उसका ध्यान से देखने लगे तो हर क्षेत्र के हल अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। राजस्थान के किसान जो हल चलाते हैं, वहां की मिट्टी में पानी बहुत कम है, नमी बहुत कम है, तो हल की बनावट एक खास तरह की है। और वही आप केरल में चले जाएंगे तो वहां की मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, तो हल एक खास तरह की बनावट का है। हल दोनों जगह है, लेकिन बनावट उसकी अलग अलग है। जहां पर मिट्टी में नरमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां का हल ज्यादा गहराई तक नीचे जाना चाहिए, इसलिए हल का जो फल होता है वो लंबा होता है। लेकिन जहां की मिट्टी में पानी बहुत कम होता है, सूखी मिट्टी होती है, वहां गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हल का फल छोटा होता है। ये संस्कृति है, लेकिन हल दोनों जगह कॉमन है, वो सभ्यता है। इसी तरीके से मूंग की दाल, एक कल्पना करें, मूंग की दाल की बात करें। मूंग की दाल सभ्यता है, लेकिन मूंग की दाल से बनने वाले विभिन्न तरह के जो व्यंजन हैं वो सब संस्कृति।
कोई मूंग की दाल का हलवा बनाएगा, कोई मूंग की दाल का लड्डू बनाएगा, कोई मूंग की दाल को गर्म करके उबाल के ही खाएगा, तो कोई मूंग की दाल को कचौरी में डालेगा, तो कोई कुछ करेगा। ये जो विभिन्न पद्धतियां हैं मूंग की दाल को खाने की, ये सब संस्कृति निर्धारित करती है, लेकिन मूंग की दाल अपने आप में सभ्यता है। सभ्यता एक है, संस्कृति अनेक हो सकती है। इसी को भारत में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बीच में एक ही सभ्यता, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, जो दुनिया में किसी देश में नहीं है, किसी भी देश में। आप बोलेंगे जी क्यों? आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में लगभग छोटे बड़े कुल मिला के इस समय 51 देश हो गए। पहले तो 22-23 थे। जब से ये सोवियत संघ टूट गया ना, छोटे छोटे 27 टुकड़ों में, तो वो सब अलग देश बन गए। तो अब यूरोप में लगभग 51-52 देश हैं। इन 51-52 देशों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आप कहीं भी चले जाइए, आपको संस्कृति कहीं भी अलग नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ ये जो बात मैंने कही, सभ्यता तो एक मिलेगी, संस्कृति अनेक मिलेगी भारत में, यूरोप में नहीं है। यूरोप में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जाएंगे, अगर एक ही मैं उदाहरण दूं, ड्रेस, पहनने वाली ड्रेस, जैसे मैंने भारत की महिला का उदाहरण दिया कि एक एक राज्य की माताएं या महिलाएं अलग अलग तरीके से साड़ियां पहनती हैं। यूरोप में पूरे जगह आप चले जाएंगे, स्कर्ट एक ही तरीके से पहनी जाती है, चाहे वो फ्रांस की कोई महिला हो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे स्वीडन की हो, चाहे स्विट्जरलैंड की हो, चाहे डेनमार्क की हो। इसी तरह से पुरुषों में अगर आप देखेंगे तो सूट और टाई पूरे यूरोप में सभी देशों में एक ही तरीके से पहनी जाती है। एक ही तरह का सूट होगा, कोट होगा, पैंट होगा, एक ही तरह की टाई होगी, बांधने के तरीके भी एक ही होंगे। रूस में किसी आदमी को आप सूट पहने देखेंगे तो टाई बांधने की जो तरीके हैं, गांठ लगाने के, फ्रांस में देखेंगे वो भी बदलेंगे। जर्मनी में चले जाएंगे तो वही मिलेगा, ब्रिटेन में आ जाएंगे तो वही मिलेगा। इन सब देशों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, वस्त्र सभी के एक जैसे हैं। अगर यूरोपियन व्यक्तियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाए, एक फ्रांसीसी हो, एक जर्मन हो, एक डच हो, एक इटालियन हो, एक स्वीडिश हो, अगर वो बोले नहीं, मुंह बंद करके रखें, तो आप किसी को भी देखकर नहीं पहचान सकते कि ये कहां का है। बिल्कुल एक जैसा पहना, शर्ट होगी तो एक जैसी होगी, पैंट होगी तो एक जैसी होगी, टाई होगी तो एक जैसी होगी, सिर पर अगर हैट लगाएंगे तो भी वो लगभग एक जैसा ही होगा। सब तरीके उनके एक जैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम भारतीय संस्कृति में करते हैं, सभ्यता में करते हैं, ये यूरोप में नहीं की जाती, क्योंकि वहां सब जगह एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं। एक बात, एक और उदाहरण देता हूं, मिलेगा वो बिल्कुल एक जैसा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, पाव रोटी मिलेगी आपको खाने के लिए, डबल रोटी मिलेगी खाने के लिए। तो पाव रोटी बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो गेहूं का आटा है। तो गेहूं का आटा तो कॉमन है, लेकिन गेहूं के आटे से बनने वाली पाव रोटी भी कॉमन है पूरे यूरोप, एक ही स्टाइल की, एक ही पद्धति की। उसमें आपको दूसरे तरह की कोई पाव रोटी खाने को नहीं मिल सकती। या और एक उदाहरण दो, जो स्वीट डिश वो खाते हैं, जिसको योगर्ट कहा जाता है, यूरोप में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट कहीं भी चले जाइए, योगर्ट एक ही मिलेगा। और उदाहरण दूं, आइसक्रीम, जो उनकी स्वीट डिश में सबसे ऊपर है। पूरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी चले जाइए, आइसक्रीम एक ही तरह की होगी। फ्लेवर थोड़े बदल सकते हैं, फ्लेवर माने कहीं पे कुछ एक फ्लेवर मिलेगा, कहीं पे दूसरा, लेकिन आइसक्रीम बनाने का तरीका पूरे यूरोप में एक ही होगा। आइसक्रीम में जो कॉमन चीज है वो है दूध, वो सिविलाइजेशन है, लेकिन आइसक्रीम बनाने के जो तरीके हैं वो कल्चर में आते हैं, लेकिन वो सब एक ही जैसे हैं, अलग कुछ भी नहीं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है। यूरोप में ये बात कोई नहीं करता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि वहां यूनिटी है नहीं, डाइवर्सिटी है नहीं, एक ही चीज है। सभ्यता और संस्कृति वहां पर अलग अलग नहीं है। जो कुछ सभ्यता में दिखाई देगा लगभग वैसा ही सब कुछ आपको संस्कृति में दिखाई देगा। भारत ही एक देश है जहां पर तीर्थ यात्रा,
तो वहां के मंदिर देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये मंदिर का डिजाइन कैसा है। गोपुरम होगा, छत्रपम होगा, मंडपम होगा, तुरंत आपके ख्याल में आ जाएगा कि यार ये तो साउथ का मंदिर है, दक्षिण का है। अगर मैं उसका नाम ना लूं, आपको कोई स्लाइड शो दिखाऊं कि देखो ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, ये एक मंदिर, 4-6 मंदिर देखते ही आप कह देंगे ये तो सब आपने जो भी दिखाया वो दक्षिण का है, ठीक है। और उसी तरह से आप उत्तर के मंदिरों को देख के तुरंत बता देंगे कि उत्तर का है। तो उत्तर का मंदिर और दक्षिण के मंदिर में आप देखेंगे डिजाइन में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो अंतर है डिजाइन का, ये संस्कृति है। मंदिर जो है वो सभ्यता है, क्योंकि मंदिर सब जगह कॉमन है, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। तो जो कुछ भी कॉमन होता है समाज में, जिंदगी में, वो सभ्यता के खाते में जाता है, और जो कुछ भिन्न होता है वो सब संस्कृति के खाते में जाता है। ये दोनों खाते भारत में अलग चलते हैं, लेकिन बड़ा खाता है वो सभ्यता का है, क्योंकि वो सब में कॉमन है। अब आप शंकर जी की बात करें, आप भी शंकर जी की पूजा करते हैं, महेश की पूजा आपने की, दक्षिण वाले भी करते हैं, लेकिन आप शंकर जी को जिस तरीके से बिठाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे या उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो दक्षिण से बिल्कुल भिन्न होगा। वो शंकर जी को जिस तरह से फूल मालाएं चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, वो बिल्कुल भिन्न होगा। शंकर जी सभ्यता है और शंकर जी की पूजा करने की पद्धति वो है, वो संस्कृति। तो हमारे भारत में जो कुछ भी कॉमन हो जाता है वो सभ्यता के अंग में चला जाता है, और जो भिन्न रहता है वो संस्कृति के अंग में आ जाता है। मूल विषय ये है जो आज हम समझे। अब हम बात करें कि भारत की सभ्यता कुछ एक है, हर एक सभ्यता की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। कोई भी सभ्यता जब दुनिया में है जिन पर कोई बहस नहीं होती, संस्कृति के जो बिंदु और मापदंड है बहस उन पर होती है। तो भारत की सभ्यता के कुछ निश्चित मापदंड हैं, कुछ बिंदु हैं, उन पर कभी भी कोई बहस नहीं होती, और बहस होगी तो बेकार की होगी, मूर्खता की होगी, उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। बहस जो होती है वो संस्कृतियों के बिंदुओं पर होती है। अब मैं फिर से आता हूं वापस उदाहरण पे, मूंग की दाल पे कोई बहस नहीं हो सकती हमने आपस में, लेकिन मूंग की दाल से आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं, मैं लड्डू बनाना चाहता हूं, कोई बर्फी बनाना चाहता है, कोई हलवा बनाना चाहता है, उस पर बहस हो सकती है कि इसमें इतनी मूंग की दाल लगेगी, तो कहेगा नहीं नहीं इतनी नहीं लगेगी, इससे कुछ कम लगेगी, इसमें मिठाई कुछ ज्यादा लगेगी, आप कहोगे नहीं नहीं समझ। मूंग की दाल बहस का बिंदु नहीं है। मूंग की दाल से बनने वाली जितनी डिशेज हैं वो बहस का बिंदु हो सकती है। तो संस्कृति के जो बिंदु होते हैं उन पर बहस हुआ करती है, सभ्यता में कभी भी बहस नहीं होती। और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस नहीं किया करता वही दुनिया में सबसे आगे दिखाई देता है, और जो समाज अपनी सभ्यताओं पर बहस करने लगे या अपनी सभ्यता पर मानदंड पर मानने लगे क्वेश्चन मार्क, तो वो बहुत नीचे गिर जाता है। तो भारत सभ्यता के स्तर पर गिरा हुआ देश है आज की तारीख में, ना कि संस्कृति के स्तर पर गिरा। हम जो कहते हैं ना भारत की संस्कृति में गिरावट आ रही है, गिरावट, संस्कृति में गिरावट कभी भी नहीं आती, क्योंकि संस्कृति तो पद्धतियों में से निकलती है। गिरावट सभ्यता के स्तर पर आती है, और वो गिरावट यही होती है कि हमने कुछ मान्यता जो मानी अपनी सभ्यता के लिए, उसमें हमने कोई कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया या बहस करनी शुरू कर दी, या उस पर दूसरों की ओपिनियन जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सुझाव को मुख्य मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। तो गिरावट वहां से शुरू होती है। मैं एक उदाहरण दूं आपको। दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा बहस करते हैं अपनी सभ्यता पर, जो नहीं करनी चाहिए। बहस होनी चाहिए संस्कृति, सभ्यता पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता के बिंदु बिल्कुल स्थिर हैं। आज भी, 1000 साल पहले भी, 10,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, या तब से जब से भारत बना। अगर भगवान श्री राम की हम कल्पना करें या श्री कृष्ण की कल्पना करें तो नहीं बदलते। सभ्यता हमेशा स्थिर होती है, इसलिए उस पर बहस नहीं होती। जैसे मैं एक कल्पना के लिए आपको एक बिंदु दिखाता हूं, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए उदाहरण देता हूं। हम भारतवासियों के मन में अपनी सभ्यता का जो सबसे स्थिर बिंदु है वो क्या है, जो कभी नहीं बदलेगा?
आज भी है, आज से 10,000 साल पहले भी था, लाख साल पहले भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, या भगवान श्री राम कभी हुए हों 5.5 करोड़ साल पहले तो उस समय भी था, या कृष्ण कभी भी था। ऐसा कोई बिंदु आपके ध्यान में आता है? कोई एक बिंदु हमारी सभ्यता का जो करोड़ों साल से एक ही तरह से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं? कुछ ध्यान में आता? जी, मंदिर, श्रद्धा, बिल्कुल, श्रद्धा एक बिंदु है, मंदिर एक बिंदु है जो बदलता नहीं है, करोड़ों साल से है। श्रद्धा, ये मंदिर जो है ना, श्रद्धा से निकला है। मंदिर मैंने आपसे कहा ना, वो संस्कृति है, मंदिर बदलता है, श्रद्धा नहीं बदलती। हम मानते हैं कि ये देवता है हमारा। अब कोई कहेगा यार ये तो पत्थर का टुकड़ा है, तो उसकी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। किसी के लिए वो पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो देवता से भी ज्यादा है। तो ये जो श्रद्धा है वो सभ्यता का बिंदु है। मंदिर संस्कृति का, मंदिर बदल सकता है। आज एक स्टाइल का, कल दूसरे स्टाइल का हो सकता है। आज आपके पास बहुत पैसा है तो सोने का मंदिर बना लेंगे, कल को पैसा कम हो जाएगा तो कंक्रीट का बनाएंगे, सीमेंट का बनाएंगे, मंदिर बदल जाएगा। लेकिन श्रद्धा जिससे आपने मंदिर बनाया वो करोड़ों साल वैसे ही ऐसे रहने वाली है। तो एक बिंदु निकला श्रद्धा, ये सभ्यता का बिंदु है, इस पर बहस नहीं होती। श्रद्धा है तो है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा है कि भगवान राम यहां पैदा हुए, अब इस पर बहस नहीं हो सकती। अदालत ये कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं जी यहां से 10 किलोमीटर दूर पैदा हुए थे, ये अयोध्या उस समय की अयोध्या नहीं है, ऐसे तर्क चलते हैं ना, ये अयोध्या उस समय की नहीं है, ये कोई 500 साल बाद की है, या पुरानी अयोध्या तो डूब चुकी है, ये कोई नहीं है। ये बहस नहीं होती। हमारा मन कहता है कि जी भगवान राम का जन्म स्थान ये है तो वो खत्म हो गया, अब उस पर बहस नहीं होती। मंदिर पर बहस हो सकती है, मंदिर छोटा कर लो, बड़ा कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, सोने से कर लो, चांदी से कर लो, हीरे जवाहरात जोड़ लो, या ऐसे ही बना लो, लकड़ी का बना लो, जो जैसा करना है। मंदिर बहस का बिंदु है, लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान वो श्रद्धा का प्रश्न है। बात समझती है? हमने मान लिया कि भगवान महावीर यहां पैदा हुए थे, यही उनका गांव है। अब हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड हो, ऐसा कोई और बिंदु ख्याल में आता है आपको? दूसरा कोई बिंदु जो बदलता नहीं, करोड़ों साल ऐसे ही चलता है। कोई में भी बड़ों का सम्मान, और 21वीं शताब्दी में जब घोर कलयुग है तब भी बड़ों का सम्मान वैसे ही चला आ रहा है। हम इससे भटकते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं यार हमारी सभ्यता बिगड़ गई है। जब हम बड़ों का सम्मान न करें तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि सभ्यता बिगड़ गई। लेकिन बड़ों का सम्मान ये एक स्थापना बिंदु है भारतीय सभ्यता का, जो करोड़ों साल पहले भी था, करोड़ों साल आगे भी रहेगा। 2 बिंदु हो गए, बड़ों का सम्मान, एक श्रद्धा। तीसरा को ध्यान में आता है राजनीति। राजनीति, इस पर डाउट है। राजनीति जो है ना वो संस्कृति का हिस्सा, संस्कृति के खाते में है। हाँ, विश्वास। विश्वास और श्रद्धा बहुत नजदीक के हैं ना, इसलिए हम कहें तो श्रद्धा और विश्वास बहुत नजदीक के दोनों शब्द हैं, ज्यादा अंतर नहीं। विश्वास बदलता नहीं, जो फर्म है, फर्म में हमने जैसे कहा ना हमारा विश्वास है कि ये तो भगवान का ही पत्थर है। आप कभी कभी गांव में जाते हैं ना, कई बार गांव वाले कहते हैं तुमको मालूम है पांडव 7 दिन मेरे गांव में आके रहे थे। अब आप उसको बहस नहीं कर सकते। अब आप ये कहना शुरू करें सबूत दिखाओ पांडव तुम्हारे गांव में 7 दिन रहे थे, वो कहीं ले जाएगा, पत्थर पर कोई बड़ा सा पैर दिखाएगा, देखा ये भीम का पैर। अगर हम उसकी कार्बन डेटिंग करें तो निकल भी सकता, नहीं भी निकल सकता, लेकिन उस पर बहस नहीं होती। हाँ ठीक है भाई, भीम का पैर है। मैं पूरे देश में प्रवास करता हूं तो अक्सर गांव में लोग कहते हैं तुमको मालूम है कृष्ण जी और रुक्मिणी को लेके आए थे तो हमारे गांव में रुके थे एक रात, पहला पड़ाव उनका यही हुआ था। तो मैं मान लेता हूं हाँ रुके होंगे, उस पर बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मान्यता है, विश्वास है। ये विश्वास जो है ना बड़ी चीज होती है, इसी पर से सारी दुनिया बना करती है। तो हमारी जो सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं वो एक श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, बड़ों का सम्मान हो गया। चौथा कोई बिंदु ध्यान आता है आपके मन में से निकले? इंसानियत। ठीक है, जीव दया, प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, ये सब सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं जो बदलते हैं। अहिंसा आज भी है, राम जी के जमाने में भी थी। प्रेम, दया, करुणा आज भी है, महावीर जी के जमाने में भी थी।
तो दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, धर्म, ये जो सारे शब्द है ना, ये सभ्यता के स्थापन बिंदु हैं। अब सबसे आखिर में मैं आता हूं। मैंने इन स्थापन बिंदुओं को बहुत दिन अभ्यास किया अलग अलग तरीके से, और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें सबसे पहला स्थापन बिंदु क्या है। सबसे पहला जो सबसे पहले आया सभ्यता के साथ, सबसे पहला स्थापन बिंदु जिसमें से ये सब विकसित होते चले गए, तो वो मुझे बहुत दिन सोचने, विचारने, बहस करने के बाद, मेरे अपने गुरु थे श्री धर्मपाल जी, उनसे बहुत दिन बहस करने के बाद जो स्थापन बिंदु सबसे पहला है, भारतीय सभ्यता जहां से दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है, वो है पुनर्जन्म, रीबर्थ, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। वो दुनिया में कहीं नहीं है। पुनर्जन्म एक ऐसा स्थापन बिंदु है जो भारतीय सभ्यता में ही है और कहीं नहीं। बहुत सारे स्थापन बिंदु ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता में है और दूसरी सभ्यता में भी है, जैसे श्रद्धा हमारे यहां भी है। हम मानते हैं कि ये तो राम जी का जन्म स्थान है, तो इस्लाम वाले कहते हैं कि जो ये जो जेरूसलम है, इसमें तो हमारे पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे और ये हमें चाहिए, ये हमारा ही स्थान है। इसलिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों लड़ रहे हैं और 50 साल से लड़ रहे हैं। इजरायली लोग कहते हैं कि हमारे जो हुआ यहीं पे पैदा हुए थे, यहूदी धर्म के जो आदि संस्थापक माने वो यहीं हुए थे। वो कहते हैं जी पैगंबर मोहम्मद ये हुए थे, कोई कहता है ईसा मसीह भी यहीं हुए थे। तीनों धर्म वाले पिता का जो नींव है वो पुनर्जन्म। और अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें तो जिस सभ्यता में से पुनर्जन्म निकलेगा वहां अहिंसा, धर्म, अस्तेय, अपरिग्रह ये सब निकलेगा। क्योंकि आपको एक जन्म तो है नहीं, जन्म आपका बार बार है। तो अगर बार बार जन्म लेना है और बार बार जीवन बिताना है तो जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ आपको लगेगा। पानी चाहिए, हवा चाहिए, वृक्ष चाहिए, ये चाहिए। इसलिए सब लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि भाई पढ़ने उतना ही लो, बाकी आने के लिए छोड़ दो। तो पुनर्जन्म अगर आप मानते हैं तो अपरिग्रह मानना ही पड़ेगा। अगर आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो अपरिग्रह छोड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पुनर्जन्म को माने और अपरिग्रह को ना माने। आप कहें जी मैं तो नहीं मानता अपरिग्रह को, मैं तो परिग्रह में ही बात करूंगा, तो फिर पुनर्जन्म ध्वस्त होने वाला है। तो पुनर्जन्म हमारी सभ्यता का मूल बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है। और ये सबसे ज्यादा दुनिया में विचार चिंतन के बाद विकसित हुआ भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत। और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, मैंने आपसे कहा ना सभ्यता के स्थापन बिंदु उन पर बहस नहीं होती, तो ये हमारे खून में ऐसे घुसा हुआ है, हम इस पर बहस नहीं करते हैं। सबसे कम बहस इसी पर होती है। मानते हैं कि पुनर्जन्म लोग रात दिन लगे रहते हैं, लाखों करोड़। और उसका उदाहरण देखना हो तो हर शहर में उपलब्ध है। मैं अगर ये वस्त्र छोड़कर भगवा पहन लूं और मोक्ष की बात करना शुरू कर दूं तो इसी नागपुर में मेरा व्याख्यान करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग आएंगे, क्योंकि वो उनके चिंतन में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो जो भी उनको पुनर्जन्म की बात करेगा, मोक्ष की बात करेगा, इस दुनिया से परलौकिक दुनिया में बेहतर जिंदगी देने की बात करेगा, वहां सबसे ज्यादा लोग जाएंगे ही, आप चाहे कितना रोकने की कोशिश करें। होता है कि प्रधानमंत्री की सभा करनी पड़े तो 100 रुपए देके बुलाना पड़े और लंच और डिनर पैकेट भी देना पड़े, लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म का, पारलोक का जीवन सुधारने वाला आ जाए तो बिना आप किसी को सूचना दिए बस एक पोस्टर लगा दो, लाखों लोग अपने आप आएंगे, अपना खर्चा करेंगे, गाड़ी में डीजल डालेंगे, समय बर्बाद करेंगे, नींद खराब करेंगे और आएंगे। क्यों? पुनर्जन्म हमारी मान्यता में सबसे गहराई तक घुसा हुआ है, क्योंकि वो नींव है, उसी पर हम खड़े हुए। तो पुनर्जन्म भारतीय सभ्यता का सर्वोच्च शिखर कहिए या सर्वोत्तम स्थापन बिंदु कहिए, जो कहना है। इस पुनर्जन्म से भारतीय सभ्यता दूसरों की सभ्यता से अलग है। आप चाहें तो इस्लाम की सारी किताबें पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, जो भी कुछ पढ़ना, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है।
आप ईसाइयत की सब किताबें पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, डेकार्ते को पढ़िए, लेविटिक्स को पढ़िए, प्लेटो को पढ़िए, अरस्तु को पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, पुनर्जन्म कहीं नहीं। यहूदी धर्म की जितनी भी किताबें हैं सब